दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल खुद रंग के साथ। साथियों, बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी एक सोर्सेस के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर है और ये बड़ी खबर आने वाले विधानसभा के उत्तर प्रदेश के उपचुनाव और 2027 के जो मुख्य चुनाव हैं, इन दोनों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और बेहद अहम खबर है। पता नहीं आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं या नहीं जानते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी के कोर ग्रुप में कुछ 4-5-6 लोग हैं और वो बहुत सारी बातें, बहुत सारी रणनीति, बहुत सारे अभियान तय करते हैं कि आने वाले वक्त में बहुजन समाज पार्टी किस दिशा में, किस रणनीति के तहत, किस एजेंडे पर चलने वाली है। आप देखेंगे कि 2027 में जब विधानसभा चुनाव होंगे, उस वक्त बहुजन समाज पार्टी का जो रूप होगा, जो उसका तौर तरीका होगा, वो आपको एकदम बदला हुआ नजर आएगा। और उसको लेकर के उसकी शुरुआत अभी से करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। मार्च अप्रैल में ये चुनाव होंगे, फरवरी में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाता है, आचार संहिता लग जाती है, तमाम तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। उस हिसाब से आप देखेंगे तो अभी एक तरीके से सितंबर चल रहा है और सितंबर 2024 चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा ये 24 ख़त्म हो गया। 1 साल 2 साल का वक्त बचा हुआ है, 25 और 26, तो 2 साल का वक्त बचा हुआ है। और ऐसे में बहन कुमारी मायावती जी को ये पता है कि अगर बहुजन समाज पार्टी को रीफॉर्म करना है, अगर बहुजन समाज पार्टी को रीस्ट्रक्चरिंग उसकी करनी है, तो कुछ बड़े और कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। और वो भी तब जब चारों तरफ से मुश्किलें हैं, चारों तरफ से चुनौतियां हैं। मसलन एक सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जो वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी का उससे छिटका है, उसको वापस लाया जाए। तो वो वापस कैसे लाया जाएगा? सबसे पहले तो उसी पर काम शुरू होना चाहिए और उस पर काम शुरू होने से पहले उसकी रणनीति बनेगी। साथियों, अब बात करते हैं जो पिछले दिनों बहुजन समाज पार्टी की एक बैठक हुई। मैं 27 तारीख की बैठक की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। 27 तारीख के बाद अभी 2 दिन पहले बहुजन समाज पार्टी की एक कोर ग्रुप की बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई। कहा जा रहा है कि राजधानी लखनऊ में बहन कुमारी मायावती जी ने ये बैठक बुलाई और इस बैठक में कुछ खास लोग, बहुजन समाज पार्टी के कुछ बड़े पदाधिकारी, कुछ खास लोग ही शामिल थे। और इस बैठक का जो मुख्य एजेंडा था, जो मूल एजेंडा था, वो ये था कि बहुजन समाज पार्टी की रीस्ट्रक्चरिंग में जो अड़चनें आ रही हैं उसको किस तरीके से दुरुस्त किया जाए। देखिए, रीस्ट्रक्चरिंग और ट्रांसफॉर्मेशन जो है बहुजन समाज पार्टी का, इसका काम 24 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ही शुरू हो गया था, लेकिन उसमें कुछ दिक्कतें आ रही थी, कुछ परेशानियां आ रही थी। जैसे चुनाव के बाद जब जिलों में कमेटियां, विधानसभाओं में जब कमेटियां बनने लगीं, तो उन जिलों में, उन विधानसभाओं में तमाम सारे पदाधिकारी, तमाम सारे कार्यकर्ता नाराज हुए, कोऑर्डिनेटर्स के साथ अभद्रता हुई, रामजी गौतम साहब के साथ तो मारपीट तक हो गई महाराष्ट्र में। तो इस तरीके की तमाम घटनाएं सामने आई। फौरी तौर पर बहन कुमारी मायावती जी ने 27 अगस्त की बैठक में एक इसका निदान करने की कोशिश की और देश भर के जितने भी अलग अलग राज्यों में जितने प्रभारी थे बहुजन समाज पार्टी के, उनका कार्यभार बदल दिया गया। रामजी गौतम को झारखंड भेज दिया गया और भी किसी को उनके साथ में लगा दिया गया। अशोक सिद्धार्थ को जो है उनका कद बढ़ा दिया गया, उनको राजस्थान समेत तमाम सारे हिंदी पट्टी के राज्यों में उनको इंटरफेरेंस दिया गया। महाराष्ट्र जैसा चुनावी राज्य उनको दिया गया। आप देखेंगे कि आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई, वो हरियाणा का काम पहले से कर रहे थे, दिल्ली की उनको जिम्मेदारी सौंपी गई, जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी और झारखंड की भी जिम्मेदारी एक तरीके से सौंपी गई। तो साथियों, बहुजन समाज पार्टी ये सब तो फौरी कदम तो उठा ही रही है, लेकिन दीर्घकालिक बहुजन समाज पार्टी को दोबारा कांशीराम साहब के दौर की बहुजन समाज पार्टी बनाने के लिए उसको क्या करना चाहिए, बहुजन समाज पार्टी अब इस पर काम शुरू कर चुकी है। और इसके लिए बहुजन समाज पार्टी ने एक बैठक बुलाई। इस बैठक में जो मेरे सोर्सेस बता रहे हैं कि 5 से 6 लोग शामिल थे। इस बैठक में सतीश चंद्र मिश्रा थे, इस बैठक में अशोक सिद्धार्थ थे, इस बैठक में आकाश आनंद थे, इस बैठक में आनंद कुमार थे, आकाश आनंद के पिताजी थे, और उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल थे। इसके अलावा भी लोग हो सकते हैं, लेकिन ये कोर ग्रुप की मुझे जानकारी हासिल हुई है मेरे सोर्सेज से। और इस बैठक में साथियों कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। मसलन
कि बहुजन समाज पार्टी आने वाले चुनावों में न सिर्फ ध्यान दे, बल्कि जो ओवरऑल उसका स्ट्रक्चर है, जहां पर बुनियाद की दिक्कत हो गई है बहुजन समाज पार्टी में, उस पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। बहुजन समाज पार्टी को यह बात पता है, बहन कुमारी मायावती जी को यह बात पता है कि इतनी शिथिलता के बाद, सालों साल की शिथिलता के बाद, सुसुप्तावस्था के बाद अगर अचानक से कोई चमत्कार बहुजन समाज पार्टी के लिए हो जाएगा तो इसकी उम्मीद बहुत कम है। यानी कि वो सीधे तौर पर संदेश मंथन कर रही थी कि आने वाले जो चुनाव हैं, चाहे वो विधानसभा के उपचुनाव हो उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, चाहे वो हरियाणा के विधानसभा चुनाव हो, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव हो, झारखंड के विधानसभा चुनाव हो, दिल्ली के विधानसभा चुनाव हो, बिहार के विधानसभा चुनाव हो, इन चुनावों में बहुजन समाज पार्टी जीतेगी या नहीं जीतेगी या कितनी सीटें जीतेगी, इस रणनीति के अलावा भी एक रणनीति पर काम होना चाहिए। वो काम होना चाहिए कि विचारधारा से एक बार फिर से बहुजन समाज को जोड़ना। और इसको लेकर के दो तीन बातें, दो तीन बिंदु उस बैठक में रखे गए। उसमें यह कहा गया कि बहुजन समाज पार्टी को जोड़ने के लिए सबसे पहले बहन जी आपको सक्रिय होना पड़ेगा, आपको एक्टिव होना पड़ेगा। और ये आपकी सक्रियता सोशल मीडिया से थोड़ा सा बाहर निकल कर भी मतदाताओं को और बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों को दिखनी चाहिए। और उसके बाद एक तो ये पॉइंट रखा गया। दूसरा पॉइंट ये रखा गया कि जो दलितों को लेकर के, जो आदिवासियों को लेकर के, जो शोषितों और वंचितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, जो दलितों के खिलाफ जो घटनाएं घटित हो रही पूरे देश में, चाहे वो दलित बच्चों के साथ रेप की घटनाएं हों, चाहे वो दलितों के साथ मारपीट की घटनाएं हों, चाहे वो दलितों के अपमान की घटनाएं हों, चाहे वो दलित महापुरुषों, दलित गुरुओं के साथ घटनाएं हों, बाबा साहब की जगह जगह पर मूर्तियां तोड़े जाने की बात हो, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनको लेकर के ये सुझाव दिया गया कि अब इन घटनाओं पर बहुजन समाज पार्टी अपनी सक्रियता को बढ़ाएगी। और वो सक्रियता सोशल मीडिया के माध्यम से कम बहन कुमारी मायावती जी के वो तौर तरीकों में दिखने लगी है। आप देखेंगे कि तो लोकसभा के चुनाव आने के बाद आज मैं सुबह से बहन कुमारी मायावती जी के ट्वीट का विश्लेषण कर रहा था, एनालिसिस कर रहा था, तो लगभग 70 से 75 ऐसे उनके ट्वीट हैं, एक्स पर ऐसे उनके पोस्ट हैं जो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने दलितों के खिलाफ अत्याचार, दलितों के खिलाफ होने वाली घटनाएं, दलित बच्चियों के रेप और महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर के ये ट्वीट किए हैं, इन पर सक्रियता दिखाई है। पिछले अगर ओवरऑल एनालिसिस किया जाए तो बहन जी ने पिछले एक साल में इतने ज्यादा ट्वीट नहीं किए इन घटनाओं पर जितने ज्यादा ट्वीट लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद किए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि बहुजन समाज पार्टी दलितों के ऊपर एक बार फिर से अपना भरोसा जताने जा रही है और जो पुराना एजेंडा था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को छोड़ करके जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वाला जो एजेंडा था, उस एजेंडे पर बहन कुमारी मायावती जी लौटेंगी। देख ले, ओवरऑल जो आइडिया है, ओवरऑल जो दलित समाज को एकजुट करने का जो आइडिया है, बहुजन समाज पार्टी के साथ जोड़ने का आइडिया है, वो आइडिया यही है कि वो जो पुराना फॉर्मूला था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का, उसको लागू किया जाए और उनके अंडर जो कुछ भी चीजें आएंगी उनको कैटेगराइज कर दिया जाए कि भैया हम दलितों पर बात करेंगे, हम महिलाओं के अत्याचार पर बात करेंगे, हम दलित अधिकारों पर बात करेंगे, हम SC/ST रिजर्वेशन में सब कैटेगराइजेशन पर बात करेंगे, हम क्रीमी लेयर पर बात करेंगे, हम बाबा साहब संविधान को लेकर के उनके संविधान पर बात करेंगे और इसी को लेकर के हम पॉलिटिकली तमाम सारे राजनीतिक दलों को, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, इस देश का कोई भी राजनीतिक दल हो, उसी के आधार पर उनके एजेंडों को हम एक्सपोज करेंगे संविधान को केंद्र में रखते हुए। तो ये 4-5 बहुत महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। तो साथियों, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें जो 4-5 पॉइंट निकल कर सामने आए वो ये थे। अच्छा, एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है
कि जो दलितों, शोषितों और आदिवासियों के खिलाफ जो मारपीट की घटनाएं हो रही हैं, उनमें अब बहुजन समाज पार्टी जो है गांव-गांव जाएगी, पंचायत स्तर पर जाकर के उन पीड़ित परिवारों से मिलने का काम करेगी, उनको न्याय दिलाने का काम करेगी, उनको यथासंभव मदद और सहायता पहुंचाने का काम करेगी। और ये साथियों, ये ओके एंड टेस्टेड फॉर्मूला है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में आप देखिए बीते 2 महीने में जो भी घटनाएं हुई हैं, चाहे वो अयोध्या का मामला हो, चाहे वो आप मैनपुरी का मामला कह लीजिए, फिरोजाबाद का मामला कह लीजिए, अलीगढ़ का, बुलंदशहर का, तमाम सारे मामलों में बहुजन समाज पार्टी का ना सिर्फ प्रतिनिधि मंडल वहां पर पहुंचा, बल्कि बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधि मंडल के पहुंचने की वजह से उस मामले में जिसको पुलिस दबा देना चाहती थी, उसको पुलिस ने उसका बाकायदा अनावरण किया, उस घटना का अनावरण किया और आरोपी को सजा दिलवाई, आरोपी को जेल भेजा गया। तो ये ओके और टेस्टेड फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में लागू करने की तैयारी कर चुकी है। इस बैठक में एक ये भी बहुत बड़ा इस पर भी बात हुई। एक और बहुत महत्वपूर्ण एजेंडे पर बात हुई बहुजन समाज पार्टी की इस बैठक में कि बहुजन समाज के जो भी लोग हैं उनकी एक बार फिर से मैपिंग की जाए, यानी कि पंचायत स्तर पर जा करके बहुजन समाज पार्टी नए सिरे से, पहले से देखिए बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी इस देश में पार्टी है जिसको मैं मानता हूं कि आरएसएस के बाद बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, आरएसएस तो खैर उसको कहते हैं सामाजिक संगठन, उसको छोड़ दीजिए, एकमात्र इस देश की ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके पास अपने कैडर का सबसे मजबूत डेटा है। कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी के पास हर गांव में कितने बहुजन शोषित और दलित और आदिवासी हैं, किस गांव में कितने, उसका पूरा डेटा है। लेकिन उस डेटा को और ज्यादा उसको रिफाइन करने के लिए कहा गया और कहा गया है कि इसको एक बार फिर से जो है क्रॉस वेरीफाई किया जाए, रीमैपिंग की जाए गांव-गांव स्तर पर जाकर के, पंचायत स्तर पर जाकर के, ताकि सबसे पहले हमको दलित समाज, शोषित और वंचित समाज की सही स्थिति परिस्थिति का अंदाजा मिले और फिर उसके हिसाब से हम आगे चुनाव के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। और साथ साथ में जब ये रीमैपिंग हो रही होगी, मैपिंग हो रही होगी दलितों की, जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, जब उनकी मैपिंग हो रही होगी, उनके साथ साथ में उनको वो जो बुकलेट है बहन कुमारी मायावती जी की, जो उन्होंने हाल फिलहाल में प्रकाशित की है, जिसमें आरक्षण, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, तमाम सारे ऐसे मुद्दों को लेकर के बात की गई है और उसमें तमाम सारी पॉलिटिकल पार्टी को एक्सपोज भी किया गया है। यानी कि एक तरफ से वो बुकलेट भी देनी है जिसमें तमाम सारी, चाहे बीजेपी की बात हो, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात हो, चाहे समाजवादी पार्टी की बात हो, तमाम सारे राजनीतिक दलों को एक्सपोज करने का भी काम किया जाएगा उस बुकलेट के माध्यम से, साथ में मैपिंग भी की जाएगी। वक्त कम है, ये बात बहन कुमारी मायावती जी को पता है। जिन लोगों को लगता है कि अभी तो 3 साल हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, उनको मैं बता दूं, क्योंकि मैं कम से कम इलेक्टोरली काम भी कर चुका हूं और ग्रासरूट लेवल पर जाकर के मैं काम कर चुका हूं। मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट रहा हूं तमाम सारी बड़ी कंपनियों में। तो उसको लेकर के मैं आपसे बताना चाह रहा हूं कि जब तक आप ग्रासरूट लेवल पर नहीं जाएंगे, जब तक आप मैपिंग नहीं करेंगे ढंग से, आपको तब तक ये पता नहीं चल पाएगा कि क्या एग्जैक्ट जो सिचुएशन है वो ग्राउंड पर क्या है, और दूसरा कहां पर इलाज की जरूरत है बहुजन समाज पार्टी को। उसके बाद ही कुछ बड़ा बदलाव आ पाएगा। और ये बात इस मीटिंग में इन सभी मुद्दों पर चर्चा हुई है और इस चर्चा के बाद ये तय किया गया है कि इन सारे बिंदुओं पर, इन सब पर क्रियान्वयन शुरू किया जाएगा। जल्दी ही इस पर प्लान ऑफ एक्शन तैयार होगा और फिर उसके बाद आकाश आनंद इसको लेकर के इम्प्लीमेंट कराएंगे अलग अलग जगहों पर, स्टेट कोऑर्डिनेटर्स के माध्यम से, जिला कोऑर्डिनेटर्स के माध्यम से और संगठन के माध्यम से। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण बात पर चर्चा हुई है। उस बात को लेकर के चर्चा ये हुई है साथियों कि जो बहुजन समाज पार्टी के जो बहुत पुराने जो लोग थे, वो अब तो कोई भारतीय जनता पार्टी में है, कोई समाजवादी पार्टी में है, कोई कांग्रेस पार्टी में है। और कांग्रेस पार्टी, आपको मैं बता दूं, मैंने आज ही एक वीडियो सुबह पब्लिश किया है, वो कांग्रेस उस प्लान पर काम शुरू कर चुकी है, तो उस वीडियो को आप जाकर के देख सकते हैं। तो मैं एक बार और ब्रीफ में बता देता हूं ऐसे ही कि कांग्रेस पार्टी बहुजन समाज पार्टी को
के जो नेता हैं, जो नाराज हैं या जो साइडलाइन हैं या किसी भी तरीके से जो बहुजन समाज पार्टी से फिलहाल हताश हो चुके हैं, ऐसे नेताओं को वो चिन्हित करके कांग्रेस पार्टी में शामिल करने की तैयारी कर चुकी है। और ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई गुरेज नहीं है ये बात कहने में कि बहुजन समाज पार्टी के उत्थान से पहले दलित, शोषित, वंचित वर्ग जो था वो कांग्रेस पार्टी का कोर वोटर हुआ करता था। जैसे बहुजन समाज पार्टी का उद्भव हुआ, वैसे ही कांग्रेस पार्टी से ये वोटर छिटक करके बहुजन समाज पार्टी को उसने मजबूती से पकड़ लिया। कांग्रेस पार्टी को अब ये लगता है कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर स्थिति में है, ऐसे में अगर बहुजन समाज पार्टी को तोड़ेंगे तो ये एक अच्छा मौका है कि बसपा के वोटर को अपनी तरफ खींचा जा सकता है। लेकिन उन्हीं सब रणनीतियों को काउंटर करने के लिए ये इमरजेंसी बैठक बुलाई गई थी मायावती जी की, और इस बैठक में इस तरीके के तमाम सारे निर्णय हुए हैं। तो आने वाले वक्त में बहुजन समाज पार्टी में या बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए पुराने नेताओं या उनके परिवार के लोग अब आपको बहुजन समाज पार्टी में आने वाले वक्त में देखने को मिलेंगे, सक्रियता से काम करते हुए भी मिलेंगे साथियों। तो ये एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन थी, बहुत अंदर की खबर थी, मुझे लगा आप लोगों से साझा करना चाहिए, आप लोगों को बताना चाहिए। साथियों, आज के अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको समझ में आई, अगर आपको अच्छी लगी, अगर इस अंदर की खबर के बारे में आप इत्तेफाक रखते हैं तो आप इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के मैं वीडियोज़ लेकर के आता रहता हूँ, अंदर की खबरों के वीडियोज़। और मेरी कोशिश ये है कि बहुजन समाज पार्टी की हर छोटी से छोटी खबर और उस खबर के पीछे के निहितार्थ क्या है, ये सब कुछ एक्सप्लेन करने की मेरी कोशिश रहती है। तो अगर इस तरीके के आपको वीडियोस देखने हैं, लाइव देखने हैं, इस तरीके का कंटेंट आप पसंद करते हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इस तरीके के तमाम वीडियो जब भी मैं अपने चैनल पर कोई वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले साथियों मिल जाए। तो अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खुदरंग के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।